डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी, भारत की खोज। पाठ का नाम युगों का दौर। आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व, अर्थात हम लोग आज इस पाठ में इस हिस्से में पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा किस प्रकार से जीवंत भाषा है और वो लंबे समय से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। नाना प्रकार से मतलब अनेक प्रकार से, भिन्न प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद ये नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। पाणिनि एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। उन्हीं व्याकरण के नियमों में ये भाषा जो है वो अच्छी तरह से बंधी हुई है। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले ये अधिक पूर्ण है, लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। ये देखिएगा कुछ शब्द आए हैं, उत्कृष्ट है, परिष्कृत है, अद्भुत है, पूर्ण है। तो उत्कृष्ट मतलब है अधिक ऊंची या श्रेष्ठ, परिष्कृत मतलब जिसमें से सारी कमियां दूर कर दी गई हों, अद्भुत मतलब जिसके जैसा और कोई दूसरा ना हो। आगे देखते हैं। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। विलियम जोन्स ने कहा है कि संस्कृत भाषा और यूनानी और लातिनी भाषाओं, लातिनी मतलब लैटिन, इन भाषाओं का सोर्स शायद एक ही रहा होगा जहाँ से ये बनी होगी। अभी वर्तमान में वो मौजूद नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये अलग अलग भाषाएं हैं। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है, अर्थात भारत की जितनी भी वर्तमान भाषाएं हैं वो सभी संस्कृत से निकली हैं। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति गठन संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। अर्थात ऐसे अनेक शब्द जो संस्कृत के हैं, जो दूसरी भाषाओं में नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी वो लोक प्रचलित भाषाओं में, आम बोलचाल की भाषाओं में वो शब्द अभी भी काम में लिए जाते हैं। अगला बिंदु है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। अर्थात यदि हम भारत को जानना चाहते हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि भारत ने अपनी आत्मा को किस प्रकार पहचाना और अपनी भौतिक सीमाओं का किस प्रकार से अतिक्रमण किया। अतिक्रमण करना मतलब अधीन, अपने अधीन करना, अपने कब्जे में करना। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तन से ही नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिणी पूर्व एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत कहा गया है। बृहत्तर भारत मतलब बड़ा भारत, विशाल भारत, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि सभी देश सम्मिलित हैं। लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती हैं, अर्थात वहाँ से हम संबंध स्थापित करना चाहें तो अभी बीच की कुछ कड़ियाँ जो है वो मिलती नहीं है। बहुत से अंतर विरोध भी हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, ये भारत का हिस्सा नहीं हो सकता है। किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, मतलब रेफरेंस 12 यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं और इन सब से अधिक महत्वपूर्ण चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण है, जिनको पढ़ करके हम ये जान सकते हैं कि भारत का इन सभी देशों से संबंध रहा है। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र हैं। शिलालेख पत्थर पर लिखे हुए लेख होते हैं और ताम्रपत्र तांबे के पतले जो टुकड़े थे उनके ऊपर लिखा हुआ। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। जावा और बाली 2 द्वीप है, इंडोनेशिया में शामिल है। वहाँ पर अनेक ऐसे लेख मिले हैं जिनमें भारतीय महाकाव्यों और पुरानी कथाओं का अनुवाद लिखा हुआ मिला है। यूनानी और लातिनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर हैं, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में। अंगकोर और बोरोबुदुर ये दोनों ही दक्षिणी एशिया के इंडोनेशिया आदि देशों में शामिल है, जहाँ पर
भारतीय सभ्यता के अवशेष के रूप में विशाल मंदिर और महल आदि मिले हैं। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। उपनिवेशीकरण अर्थात किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन कर लेना, अपना गुलाम बना लेना। इसके बीच बीच में पूर्व की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था, अर्थात ये जो अभियान थे दूसरे देशों को जीतने वाले, ये राज्य के द्वारा, राजाओं के द्वारा किए जाते थे। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहा जाता है उस समय कंबोज कहलाता था। तो ये हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये सभी जो है भारत का हिस्सा रहे होंगे। जावा स्पष्ट रूप से यव द्वीप या जो का टापू है। ये आज भी एक अन्न विशेष का नाम है, जो आप जानते होंगे गेहूं के जैसा एक अनाज का दाना है। जो प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है, अर्थात उन टापुओं के नाम विभिन्न फसलों के, अनाज के या खनिजों के नाम पर रखे गए। इससे स्पष्ट होता है कि शायद उन दिनों में उन टापुओं से हमारे विभिन्न व्यापारिक संबंध रहे होंगे और जिस टापू से जिस प्रकार के व्यापार के संबंध रहे होंगे उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया गया होगा। यह व्यापार ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ। शुरू में वहाँ व्यापारी लोग गए, बाद में धर्म प्रचारक लोग भी वहाँ जाने लगे, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। और अशोक का तो आपको पता ही है, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका में भेजा, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में उसने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत आदि भेजे थे। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता लगता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था, अर्थात भारत का इन सभी देशों से सीधा संबंध था व्यापार के माध्यम से। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। ब्यौरेवार मतलब डिटेल्ड। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। 2री और 3री शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चिन्ह अंकित है। उन सिक्कों पर दोहरे पाल वाले मतलब डबल पाल वाले जहाज़ के चिन्ह अंकित है। उन्हीं को देख करके हम समझ सकते हैं कि उस समय में यहाँ पर जहाज़ खूब बनाए जाते रहे होंगे। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के भी चित्र मिले हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, उन गुफाओं के अंदर जो चित्र मिले, भित्ति चित्र, दीवारों पर बने हुए चित्र, उसमें लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र भी मिले हैं। महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने दी, अर्थात इन देशों में रहने वाले लोगों ने सामान्य जीवन दर्शन तो चीन से प्राप्त किया, चीन के जैसा है, और लेकिन धर्म और कला जो है वो भारत के जैसी है। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली या 2री शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक ये चलता चला गया था। इससे आगे प्यारे बच्चों, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, ये हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है।